अब यहाँ पर हम बात करेंगे कि जो हमारी ग्रीन इकोनॉमी है उसके क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, कहाँ कहाँ हमारी जो ग्रीन इकोनॉमी है वो काम कर रही है। सबसे पहली बात, जहाँ हमारी ग्रीन इकोनॉमी का जो पहला कंपोनेंट है वो है हमारे नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन। रिन्यूएबल्स रिसोर्सेज जो हैं हमारे, वो हमारे क्या है, सबसे पहला कंपोनेंट है जहाँ पर हमारे को इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी करना है लेकिन हमारे को पर्यावरण को भी ध्यान में रखना है। दूसरा है हमारा ग्रीन बिल्डिंग, कि जितना भी हमारा निर्माण का काम हो रहा है, कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, वो हमारे एनवायरनमेंट को, पर्यावरण को कम से कम क्षति पहुंचाए। तीसरा हमारे पास है हमारा वेल मैनेज ट्रांसपोर्ट। वेल मैनेज क्यों बोला हमने? वेल मैनेज इसलिए कि इतने सारे लोग हैं, पॉपुलेशन ज़्यादा है, कम पैसे में ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने अपनी मंजिल तक पहुंच सके और हमें अनवीकरणीय संसाधनों पर निर्भर भी ना होना पड़े, इसको बोलेंगे हम वेल मैनेज्ड। चौथा है हमारे पास में वाटर मैनेज, कि ज़बरदस्ती हमें पानी खराब नहीं करना है। पांचवा हमारा अपशिष्ट का समाधान, वेस्ट का मैनेजमेंट। ये नहीं कि वेस्ट प्रोड्यूस हुआ और वो बिखरता फैल रहा है, उससे बीमारियां हो रही हैं, हमारा जो हवा है, पानी है और जो ज़मीन है वो प्रदूषित हो रहे हैं। इसलिए वेस्ट को मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। और आखिरी में हमारी है लैंड मैनेजमेंट। ऐसा नहीं हो कि पेड़ काटे पे हम काटे जा रहे हैं बिना पेड़ों को उगाए। हमारा सबसे बड़ा जो नेचुरल रिसोर्स है वो कौन है? सबसे बड़ा हमारा नेचुरल रिसोर्स है हमारे फॉरेस्ट। तो अगर हम पेड़ पे पेड़ काटे जाएंगे या फिर समुद्र में से फिशरीज जो हैं वो भी हमारे लैंड में आती हैं, जो हमारी फिशेज हैं उनको हम निकालते जाएंगे, जितनी ज़रूरत है उससे भी ज़्यादा निकालते जाएंगे, तो ये दोनों जो हमारे रिसोर्सेज हैं ये इनका क्या हो रहा होएगा? शोषण होएगा और ये वक्त रहते ख़त्म हो जाएंगे। तो हमारे को क्या करना है? लैंड को भी मैनेज करना है। सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे हमारे रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में। तो रिन्यूएबल एनर्जी हमने इतनी सारी पढ़ी, हमने 4 से 5 तरीके की रिन्यूएबल एनर्जी पढ़ी कि जो हमारी रिन्यूएबल एनर्जी है वो सबसे बड़ी कहाँ से आती है? सन से आती है। और हमारी भारत सरकार ने काफ़ी सारी क्या निकाली हैं? स्कीम्स निकाली हैं जिससे कि हमारी सौर ऊर्जा का अच्छे से इस्तेमाल हो सके। जैसे कि सबसे पहले अगर हम बात करें तो हमारा क्या है, जवाहर नेहरू जो नेशनल सोशल मिशन है उसमें क्या किया गया है? उसमें ये लक्ष्य लिया गया है कि हम भारत को विश्व नेता बनाएंगे सौर ऊर्जा में। ठीक है। उसके बाद में अगर आप पीएम कुसुम, प्रधानमंत्री कृषि ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान है, यहाँ पर ये प्रण लिया गया है कि जितनी भी कृषि है और कृषि में काम आने वाले पंप हैं उन सब को सोलराइज किया जाएगा, सौर ऊर्जा से चलाया जाएगा, जिससे कि किसानों की आय भी बढ़ेगी, साथ ही में उनकी जो निर्भरता है डीजल चालित पंप के ऊपर वो खत्म हो जाएगी और पोल्यूशन भी तो बचेगा। पंप के चलने से धुआं निकलेगा क्योंकि वो डीजल से चल रहा था, तो हवा का पोल्यूशन बचेगा, हवा का प्रदूषण बचेगा। और बहुत आवाज़ होती है पंप चलने में तो ध्वनि प्रदूषण बचेगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है? फिर हमारे पास क्या है, हम हवा से बिजली पैदा कर सकते हैं, पानी से हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पैदा कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है? और हम क्या कर सकते हैं, टाइडल एनर्जी से भी हम बिजली पैदा कर सकते हैं। तो हमारे पास में क्या है, रिन्यूएबल एनर्जी कहाँ से आ रही है? अवेलेबल फ्रॉम विंड, वाटर, सन, अर्थ, बायोमास एटसेट्रा इन लार्ज क्वांटिटीज, क्योंकि ये सब इनएग्जॉस्टेबल है और रिन्यूएबल है, वक्त रहते वापस से ये बन जाते हैं, ख़त्म नहीं होते हैं। बात समझ में आ रही है? अभी हम आगे जब बात करेंगे तो आप देखेंगे कि बायोमास ने लकड़ी को रिप्लेस कर दिया है। हम बात करेंगे आगे कुछ ग्रीन प्रोजेक्ट्स की, जहां पर हम बात करेंगे मॉडर्न चूल्हा के बारे में। यहाँ पर क्या किया गया है, यहाँ पर जो आपकी लकड़ी है उसको हटा करके बायोमास को जलाया जा रहा है और बायोमास को जलाने से 50% तक लकड़ी की खपत कम हुई है और 80% तक धुएं में कमी आई है ना? मजेदार बात।
ये हम पढ़ेंगे हमारे ग्रीन प्रोजेक्ट्स के अंदर। बात समझ में आ रही है? फिर यहाँ पर हम देखते हैं कि जो हमारी रिन्यूएबल एनर्जी है वो धुआं कम कर रही है। अभी हमने बोला कि 80% तक धुआं कम हुआ है, कॉज लेस पोल्यूशन। ग्रीन प्रोजेक्ट्स की जब हम बात करेंगे तो वहाँ हम बात करेंगे कुछ ग्रीन टॉयलेट्स के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? ग्रीन टॉयलेट्स के बारे में बात करेंगे। और वहाँ आप देखेंगे कि इन ग्रीन टॉयलेट्स में मनुष्य का जो अपशिष्ट है, क्या है? मनुष्य का जो अपशिष्ट है, वेस्ट होता है, उससे क्या बनाया जा रहा है? उससे पानी बनाया जा रहा है, वाटर बनाया जा रहा है। और इसी पानी को इरिगेशन के लिए, सिंचाई के लिए, साथ ही में इन टॉयलेट्स को फ्लश करने के लिए भी काम में लिया जा रहा है ना? मजेदार बात। तो कितना दिमाग लगाया गया कि हमारे मानव मल से ही, मानव अपशिष्ट से ही क्या बनाया जाए? पानी बनाया जाए, और उसी से ही खेतों में पानी दिया जाए, साथ ही में फ्लश भी किया जाए। बात समझ में आ रही है? साथ ही में जो हमारी इंडिया है वो रैंक करती है अमंग 10 टॉप कंट्रीज फॉर प्रोडक्शन ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी थ्रू सोलर, विंड एंड बायोमास। बायोमास का भी मैंने आपको यहाँ पर उदाहरण दिया, जो हमारा मॉडर्न दीप चूल्हा है उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। साथ ही में अगर हम सोलर एनर्जी की यहाँ पे बात करें और तो हमारे पास में पीएम कुसुम की हमारी योजना है, साथ ही में हमारे पास में एनएसएम योजना है। और अगर हम यहाँ पानी की भी बात करते हैं तो पानी का भी देखिए कितनी अच्छी तरीके से मैनेजमेंट हो रहा है। बात समझ में आ रही है? फिर हम यहाँ पर बात करेंगे हमारे दूसरे कंपोनेंट की, ग्रीन बिल्डिंग की, ग्रीन कंस्ट्रक्शन की। हम जितना भी कंस्ट्रक्शन कर रहे हो उसमें हम पर्यावरण को कम से कम क्षति पहुंचाए, न्यूनतम क्षति पहुंचाए, ऐसा हमारे को क्या करना चाहिए? ग्रीन कंस्ट्रक्शन करना चाहिए। यानी कि मिनिमम डैमेज हो हमारे इन्वायरमेंट को ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन एंड ऑपरेशन। साथ ही में हम एनर्जी का, ऊर्जा का, पानी का और हमारे संसाधनों का बहुत ही समझदारी से उपयोग करें, और कम से कम क्या करें? कम से कम हम हमारा वेस्ट पैदा करें। जितनी ज़रूरत हो उतना ही हम नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी को इस्तेमाल में लाएं। और अगर वेस्ट जनरेट हो रहा है तो ऐसे तरीके अपनाएं कि उसको वापस से रीयूज़ किया जा सके। सबसे पहले तो कम इस्तेमाल करना है, तो रिड्यूस करना है। दूसरा क्या करना है? रिड्यूस करना है। और तीसरा क्या करना है? पुनर्चक्रण करना है, रिसाइकलिंग करना है। फिर हम यहाँ पर बात करते हैं हमारे वेल मैनेज सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट के बारे में। अब जैसा यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं क्या हो रहा है, यहाँ पे साइकिलिंग हो रही है। अब आप सोचो कि आपको जाना है 3 से 4 किलोमीटर दूर, 5 किलोमीटर दूर, आपने उठाया अपना स्कूटर, ठीक है, मारा किक और धुएं से चलाते हुए आप कहाँ चले गए? पेट्रोल जलाते हुए आप अपने डेस्टिनेशन तक, मंजिल तक पहुँच गए। अब वहीं आपने क्या किया? आपने उठाई साइकिल, ठीक है, 3 से 4 किलोमीटर तो हम चला सकते हैं, है ना? आपने उठाई साइकिल और साइकिल लेकर आप चल पड़े। अब यहाँ पर फायदा क्या क्या हुआ? सबसे पहले तो आपने क्लीन एनर्जी यूज़ करी। पहली बात तो आपने कोई एनर्जी यहाँ पे यूज़ नहीं करी, तो एनर्जी यूज़ नहीं करी तो किसी भी प्रकार का कोई भी प्रदूषण नहीं हुआ। अगर मान लो बिजली से चलने वाली साइकिल है या बैटरी से चलने वाली साइकिल है तो आपने क्लीन एनर्जी का इस्तेमाल किया। दूसरा आपने क्या किया? पॉल्यूशन नहीं किया, किसी भी तरीके का प्रदूषण नहीं किया। तो ये दोनों तो क्या हो गए? ये दोनों तो बात हो गए हमारे पर्यावरण की। ये दोनों बातें किसकी हो गई? हमारी पर्यावरण की बातें हो गई। लेकिन यहीं आपने जब साइकिलिंग करी, आपने आधा पौना घंटा अपना पसीना बहाया, तो किस पर असर पड़ा? आपकी हेल्थ सुधरेगी, आपका स्टैमिना सुधरेगा। तो यहाँ पर हेल्थ में क्या हो रहा है? ह्यूमन वेलबींग आ रहा है। क्या आ रहा है? ह्यूमन वेलबींग। तो वो हमने यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम की जो परिभाषा पढ़ी थी कि क्या हो? ह्यूमन का वेलबींग हो, सामाजिक असमानताओं को हटाया जाए और साथ ही में पर्यावरण का भी ध्यान रखा जाए। तो हो गई कि जब हम वेल मैनेज ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, इस्तेमाल में ला रहे हैं, तो हमने दोनों चीज़ों का ध्यान रखा, आर्थिक विकास का भी और हमारे पर्यावरण का।
तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, जो हमारा वेल मैनेज सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट है वो कैसा है, हमारी अर्थव्यवस्था के साथ साथ पर्यावरण के भविष्य के लिए भी अच्छा है। होना कैसा चाहिए, होना ये ऐसा चाहिए कि इसका जो आय लगे, पैसा लगे, कॉस्ट कम लगे, लागत कम हो इसकी, साथ ही में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मूव कर सके। पब्लिक ट्रांसपोर्ट जैसे अभी जो हमने फेम इंडिया की बात करी थी, किसकी बात करी थी, फेम इंडिया की बात करी थी। ये एक स्कीम है जहां पर भारत सरकार क्या कर रही है, इलेक्ट्रिक व्हीकल के अडॉप्शन को बढ़ावा दे रही है। साथ ही में इसका दूसरा फेज भी अभी आ गया है। क्या आ गया है, दूसरा फेज भी आ गया है, जहां पर इलेक्ट्रिक व्हीकल की मैन्युफैक्चरिंग को भारत में ही किया जाएगा। साथ ही में फेज 1 में तो सिर्फ 2 व्हीलर और 4 व्हीलर थे, फेज 2 में 3 व्हीलर, जो आपने देखे होंगे ना ई रिक्शा, 3 व्हीलर में भी ईवी आ गए हैं। और साथ ही में जो बड़े बड़े ट्रांसपोर्ट हैं जैसे कि बसेस, वो भी कैसे आ गई हैं, बिजली चालित बसेस आ गई हैं। यानी कि अब जो हम पहले पेट्रोल पे, डीजल पे, नेचुरल गैस पे निर्भर थे, अब हमें क्या होना है, सिर्फ बिजली चालित वाहनों का इस्तेमाल करना है। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग मूव किए जा सके एंड कॉज लेस टू नो डैमेज टू द इन्वायरमेंट, या तो बिल्कुल ही क्षति ना हो या फिर कम से कम क्षति हो। फिर यहाँ हम बात करेंगे हमारे वाटर मैनेजमेंट की, कि हम पानी को कैसे सही ढंग से इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले तो भाई जो आप ये अपनी गाड़ियों को, कपड़ों को भर भर के पानी से धोते हो उसको कम कर दो, पानी आपका बचना चालू हो गया। ब्रश करते करते जो नल खुला छोड़ते हो उसको बंद करो, पानी वहाँ बचेगा। फ्लश करने में पानी का इस्तेमाल कम करो, पानी बचेगा। चौथा क्या कर सकते हो, रेन वाटर हार्वेस्टिंग कर सकते हो, कि छत पे जितने भी बारिश का पानी गिर रहा है उसको संरक्षित करो। इन सभी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, हमारे पानी का मैनेजमेंट कर सकते हैं। फिर हमने यहाँ पर बात करी थी किसकी, ग्रीन बायो टॉयलेट्स की बात करी थी, या ग्रीन टॉयलेट्स की बात करी थी। वहां पर क्या हो रहा था, मानव अपशिष्ट से पानी बनाया जा रहा था और उसी पानी को कृषि में और फ्लश करने के लिए इस्तेमाल में लाया जा रहा था। ठीक है भाई। दूसरा हमें क्या करना है, वेस्ट वाटर का ट्रीटमेंट करना है, वेस्ट वाटर का ट्रीटमेंट करना है और फिर उसको कहाँ डालना है, नदियों में या नहरों में बहाना है। ऐसा नहीं कि गरम गरम पानी हो और गरम गरम पानी को हम नदी नहर में डाल दें। आप सोचो अगर आपके ऊपर कोई गरम पानी डाल दे तो आपको कैसा लगेगा, जलोगे ना। तो वैसे ही वहाँ पे मछलियाँ हैं और कितने सारे जीव जंतु हैं पानी के अंदर, उनके ऊपर अगर हम गर्म पानी डाल दें तो क्या होगा, सब जलेंगे और मरेंगे भी। और मरेंगे तो क्या होगा, डेड बॉडीज का सड़न होगा, है ना। तो जो आपकी ये नदियां हैं और नहरें हैं, ये क्या होंगी, प्रदूषित हो जाएंगी, पानी प्रदूषित होगा। और ऐसे पानी को पीने से जो प्रदूषित है उससे क्या होगा, बीमारियां फैलेंगी। क्या फैलेंगी, बीमारियां फैलेंगी। बात समझ में आ रही है? ठीक है। तो यहाँ पर हमारे को क्या करना है, वाटर को वेस्टेज नहीं करना है और उसको उसके प्रदूषण से बचाना है। साथ ही में उसका रिसाइकिल करना है, जैसे कि ग्रीन बायो टॉयलेट्स में किया गया है। फिर यहाँ पर हम बात करते हैं कि हमारा जो वेस्ट मैनेजमेंट है, जो अपशिष्ट का क्या है हमारा मैनेजमेंट है, उसको हम कैसे कर सकते हैं। हमारे घर में भी बहुत सारा कचरा आता है, तो आप क्या करते हो, सीधा उठा के उसको फेंक देते हो या बाहर जो गाड़ी आती है उसमें डाल देते हो, है ना। पर वो गाड़ी वाले क्या करते हैं, गाड़ी वाले उसमें जो सूखा कचरा है और गीला कचरा है उनको अलग अलग कर देते हैं। अब मान लो इसी गतिविधि को आप अपने घर पे करने लग जाओ, कि आपने एक कचरा दान अलग रखा सूखे का और एक कचरादान अलग रखा गीले का, तो सेग्रीगेशन हो गया। तो आप क्या कर सकते हो, सेपरेट कर सकते हो कचरे को फेंकने से पहले। दूसरा आप क्या कर सकते हो, 3R पॉलिसी लगा सकते हो, रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल, इनको इस्तेमाल कर सकते हो, जिससे कि आपका क्या होगा, वेस्ट मैनेजमेंट होगा। ठीक है। साथ ही में आपको एक और मैं बात बताती हूँ, ग्रीन प्रोजेक्ट में हम पढ़ेंगे, पुणे शहर में एक स्वच्छ कोऑपरेटिव नाम का एक दल है जो कि क्या करता है, कचरा बीनता है।
और कचरे को सूखे और गीले में अलग अलग करता है, और जो सूखा कचरा होता है उससे तो उसका तो पुनर्चक्रण कर लेता है, और जो गीला कचरा है उससे क्या करता है, बायोगैस बनाता है। क्या बनाता है, बायोगैस बनाता है। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पर हमारे को क्या करना है, वेस्ट को फेंकने से पहले उसको अलग अलग करना है, साथ ही में हमारे को रिड्यूस करना है, रीयूज करना है और रिसाइकल करना है। ये सब काम हम अपने इंडिविजुअल लेवल पे कर सकते हैं। आखिरी में हमें क्या करना है, हमारी ज़मीन को बचाना है, क्योंकि ज़मीन हमारे सब कामों में आती है। चाहे हम डोमेस्टिक यूज़ देख ले, घरेलू इस्तेमाल देख ले, घर बनाने के लिए लैंड चाहिए। दूसरा, इंडस्ट्रीज के लिए, उद्योग के लिए लैंड चाहिए, है ना। तीसरा, हमारे पास में कृषि है उसके लिए ज़मीन चाहिए, एग्रीकल्चर के लिए ज़मीन चाहिए। चौथा, हमारे रिक्रिएशन के लिए भी क्या चाहिए, ज़मीन चाहिए। हर काम के लिए आपको क्या चाहिए, ज़मीन चाहिए, चाहे वो फार्मिंग हो, चाहे फॉरेस्ट हो, फैक्ट्रीज हो, होम्स हो, रोड्स हो, इन सभी की हमें ज़रूरत होती है। ये सभी मीट करती हैं रिक्वायरमेंट्स ऑफ पीपल विदाउट कॉजिंग डैमेज टू द एनवायरनमेंट। ऐसा बनाना चाहिए ना हमें इनको कि ये सभी हमारी ज़रूरतें पूरी करें, लेकिन हमारे पर्यावरण को क्या नहीं होना चाहिए, नुकसान नहीं होना चाहिए। तो ये सभी क्या है, ये सभी हमारे को ग्रीन इकोनॉमी की तरफ बढ़ाने में मदद करते हैं। बात समझ आ गई? तो ये था हमारा ग्रीन इकोनॉमी। हम मिलेंगे आपसे अगली कक्षा में, जहाँ पर हम बात करेंगे ग्रीन स्किल्स के बारे में, कि ऐसी कौन सी गतिविधियां हैं जो हमारे को ग्रीन इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करने में मदद करेंगी। ऐसी कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जिनसे हम हमारी इकोनॉमी को और ग्रीन बना सकते हैं और सस्टेनेबल बना सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए बाय बाय।